गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, डेट है आज की 22 फरवरी 2023 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT हैज रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 2,232 crore on which state UT government for the damage caused to the environment due to the improper solid and liquid waste management। कितनी सारी जानकारी तो क्वेश्चन में ही आ गई है ना। सो कहने का मतलब क्या है कि अभी अभी हाल ही के अंदर जो NGT है उसने किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के ऊपर फाइन लगाया, और देखिए फाइन भी काफी अच्छा खासा लगाया है, 2,232 करोड़ का फाइन लगाया है। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को ढंग से नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये हाल ही में जो इम्पोज हुआ है ये हुआ है जी दिल्ली के ऊपर। तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी पूछा है ना, तो आंसर हमारा यूनियन टेरिटरी का है, तो आंसर इज दिल्ली। ठीक है, अभी ये जो NGT होता है ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि NGT अगर न्यूज़पेपर में आया तो NGT हमारे इंडियन पॉलिटी का एक हिस्सा होता है, तो इंडियन पॉलिटी से ये क्वेश्चन हमें स्टैटिक से आ सकता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसको 2010 में बेटा एक्ट बनाया गया था और इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके जो प्रिंसिपल हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली है, यानी कि इसकी जो प्रिंसिपल सीट है ना, जहाँ पे ये एक्चुअली में हम कह सकते हैं हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली में है। लेकिन और भी जगहों के ऊपर इनकी सीट बनती है, जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, तो ये 4 अदर सेंटर्स हैं। ठीक है, तो याद रखना है न्यू दिल्ली इज द मेन प्रिंसिपल ब्रांच जहाँ पे ये बैठते हैं, लेकिन भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर भी ये बैठते हैं। ठीक है जी। नाउ NGT का काम क्या होता है बेटा? NGT का काम है कि किसी भी तरीके की आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड या फिर कोई भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी आपके पास कानून होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो। तो ट्राइब्यूनल क्या होता है बेटा? ट्राइब्यूनल एक तरह की कोर्ट ही होती है जहाँ पे एक जज होता है, लेकिन बस इनका फर्क इतना होता है कि उनका जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सीमित है। कोई रिवर्स का मसला है या फिर किसी भी तरीके से कोई इन्वायरमेंट को क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो किसी भी तरीके की चीज़ को लेके हम NGT के पास जाते हैं, वो एक कोर्ट ही होती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो NGT जो है उसमें कौन होता है? एक चेयरपर्सन होगा, जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे जो कि इन्वायरमेंट के बारे में जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं। ठीक है जी। टर्म इनका होता है हमेशा 5 साल का होता है, और जो चेयरपर्सन होता है उसको कौन अपॉइंट करती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की, तो उनकी नियुक्ति बेटा प्रेसिडेंट करता है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने इस NGT की, तो इसके चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और कंसल्टेशन किसका लगता है जी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी सलाह के द्वारा ही जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पर्सन्स को, चेयरपर्सन्स को अपॉइंट करती है। तो चेयरपर्सन को और बाकी पर्सन्स को भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और कंसल्टेशन किसका चाहिए जी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ठीक है जी। तो ये सब था NGT के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट सारे याद रखना है। प्रिंसिपल सीट कहाँ है, 4 लोकेशंस कहाँ पे हैं, NGT का कंपोजिशन क्या है, टर्म क्या है, किस चीज़ के लिए ये काम करता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, फाइंडर डिवाइस। बहुत अच्छा सवाल है, देखना ये। ठीक है, फाइंडर डिवाइस हैज बीन डेवलप्ड बाय हुम। किसने इसको डेवलप किया है? दैट कैन रिमोटली डिटेक्ट द टाइनीएस्ट मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। मतलब रिमोट शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? जो दूरी पर हो, कोई चीज जो दूरी पर हो, दैट इज रिमोट शब्द। ठीक है जी। तो मतलब मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, अभी ह्यूमन बॉडी है, वही थोड़ा सा मोशन दिखाती है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारे अंदर जो है वो काफ़ी तरीके की जो हैं पल्सेस वगैरह वाइब्रेट करती हैं, तो ये सब कुछ चलता रहता है। ठीक है जी। तो मतलब क्या है भाई कि ये जो डिवाइस है ना, इसको तैयार किया है
सवाल तो है किसने तैयार किया है, लेकिन इसका काम पता है क्या है, काफी दूरी से ये इंसान के शरीर में होने वाले मोशंस को भांप लेती है, जैसे कि पल्स रेट चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये डिटेक्ट कर लेती है कि पर्सन वहां पर है या नहीं है। माइनर सा माइनर मोशन भी ये पहचान लेगी, जो मतलब एक इंसान को दिखाई भी ना दे वो ये मशीन पहचान सकती है, ठीक है जी। तो ऐसी फाइंडर डिवाइस जो है वो किसने बनाई है जी, नासा ने बनाई है। अभी क्यों भाई, क्यों नीड पड़ी इस चीज की? आपको पता है ना कि जो तुर्की है, तुर्की में कितना बड़ा, तुर्की और सीरिया के अंदर कितना ज़्यादा मतलब बड़ा भयानक तरीके से भूकंप आया और कितने लोग मारे गए, है ना। तो जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है, तो उन लोगों को निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। तो एक तो होता है ना कि सिर्फ मलबा ही हम उठा रहे हैं, एक होता है कि हमको मलबा भी इस तरीके से उठाना है कि देखे कहीं नीचे कोई इंसान तो नहीं दबा हुआ, कहीं वो जिंदा हो और हमारे मलबा उठाने के चक्कर में उसको चोट वोट आ जाए और उसको कुछ और हो जाए, है ना। तो इसलिए इस फाइंडर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस डिवाइस ने क्या करना है, इस पर्सन की हार्ट बीट, पल्स अगर थोड़ा बहुत भी चल रहा है ना तो उसको डिटेक्ट कर लेना। मलबे के नीचे काफी दबा हुआ मलबा हो ना, उसके नीचे भी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी डिवाइस इन्होंने बनाई है। तो देखिए हम लोग करते हैं इसके बारे में। तो फाइंडर का फुल फॉर्म देखिए, फाइंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो डिजास्टर इमरजेंसी अगर हो गई है तो उसके लिए हम जो है इसको तैयार करके बैठे हैं। तो तुर्की में इसका इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये न्यूज में आया। ये क्या करता है बेटा, माइक्रोवेव रडार को यूज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये साइंस से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाल ही में फाइंडर डिवाइस नासा ने ऑब्टेन की है, उसको बनाया है, तो वो उसने किस टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन सी वेव्स का वो इस्तेमाल करता है। तो बेटा माइक्रोवेव रडार सिस्टम का वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है जी। जिसमें क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जो भी सर्वाइवर्स हैं यानी कि जो जीवित लोग हैं किसी भी मलबे, रबल मीन्स मलबा, तो किसी भी मलबे के नीचे अगर कोई जीवित लोग पड़े हैं, उनकी हार्ट बीट वगैरह चल रही है, पल्स रेट चल रही है, तो उसके ऊपर वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है जी। तो इसको डिजाइन किस लिए किया कि डिटेक्ट ह्यूमन की हार्ट बीट जो है कम से कम 30 फीट नीचे भी दबी होगी ना बॉडी, तो मैंने बोला था ना बहुत गहराई में भी होगी, अगर मलबा बहुत नीचे तक भी है ना, वहां से भी जो है वो पता कर लेगा, ठीक है जी। तो अच्छा काम है इन्होंने किया है। तो करता क्या है भाई, ये रडार इल्यूमिनेट, चमकने लग जाता है, एकदम से ब्लिंक करने लग जाता है, द रबल पाइल एंड रिसीव्स रिफ्लेक्शंस बैक फ्रॉम अ डिजास्टर साइट इंक्लूडिंग द विक्टिम। तो ये इल्यूमिनेट करता है, रिफ्लेक्शंस होती हैं, रिफ्लेक्शन से वापस आती हैं किरणें हमारे पास, तो जिससे हमें पता चलता है कि वहां पर कोई भी पर्सन है या नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, किसी भी तरीके के रिफ्लेक्शंस में चेंजेस आ रहे हैं और किसी भी पर्सन की मूवमेंट हो रही है, ठीक है जी। तो ये सब देखना, जैसे कि ह्यूमन हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं तब भी थोड़ा बहुत मोशन होता है ना हमारी बॉडी में, तो ये सब कुछ देखने के लिए ये सब कुछ वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो बहुत बहुत अच्छी डिवाइस है। ह्यूमन रेस्पिरेशन, एनिमल मैकेनिकल मूवमेंट अगर ह्यूमन और एनिमल में कहीं पे भी हो रही है ना तो उसको वो डिटेक्ट करेगा। तो बहुत अच्छी डिवाइस है बेटा, नासा ने इसको बनाया है, तुर्की में इसको जो है डिप्लॉय किया गया है, तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, ठीक है जी। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड, वर्चुअली का मतलब तो समझते हो ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही इनॉग्रेट किया है, जल जन अभियान इन विच स्टेट। जल जन अभियान मतलब जल के लिए, पानी के कंजर्वेशन के लिए ये बात कर रहे हैं कि पानी बचाओ, पानी हमारा जीवन है। तो उसके लिए इन्होंने किस स्टेट के अंदर जो है जल जन अभियान इनॉग्रेट किया है, तो वो है जी राजस्थान। और अच्छी बात पता है क्या है, इसके अंदर सरकार तो चलो इनॉग्रेट कर ही रही है, लेकिन सारा का सारा जो काम है ना वो एक संस्था के द्वारा किया जाएगा, जिनके बारे में आपने सुना होगा, ब्रह्म कुमारीज। तो ब्रह्म कुमारीज जो है इस पूरे इनिशिएटिव को हैंडल करने वाली है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ पॉइंट्स। तो ये जो कैंपेन है ये किस लिए है, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हम फैला सकें कि वाटर कंजर्व करना हमारे लिए कितना जरूरी है, ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो है ही, इसमें हमें पता है कि गवर्नमेंट साथ दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा काम जो है वो ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके कर रही है, ठीक है जी। इस कैंपेन को कम से कम बेटा 8 महीने के लिए चलाना है, और फोकस क्या रहेगा हमारा कि नए वाटर बॉडीज को हमने बनाना है, ठीक है जी। जैसे कोई रेजर्वॉयर, टैंक्स बना लिए हम लोगों ने, पॉन्ड्स बना लिए, ठीक है। तो इस तरीके से नए वाटर बॉडीज को बनाना है,
और कम से कम 5000 से ज्यादा जो वाटर बॉडीज है ना बेटा, उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। जो ऑलरेडी बनी हुई है ना उनको हमने प्रिजर्व करना है, ठीक है, कि भी उनकी जो बर्बादी हो रही है उस बर्बादी से उसको बाहर निकालना है, उसको रोकना है। तो मतलब प्रिजर्वेशन भी करना है और नया कुछ इनिशिएटिव भी लेकर आना है, ठीक है जी। तो टारगेट रहेगा इस कैंपेन का, रीच 10 करोड़ पीपल, कम से कम 10 करोड़ लोगों तक इन्होंने ये पूरा का पूरा काम जो है वो फैलाना है, ठीक है जी। तो 10 करोड़ लोग भी अगर अवेयर हो गए ना, जागरूक हो गए कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो पानी का कंजर्वेशन होना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अभी ठीक है इन्होंने किया, राजस्थान से शुरू है, लेकिन ब्रह्म कुमारीज तो इंडिया के कोने कोनों में फैली हुई हैं, ठीक है जी। तो जहां जहां ये चलेंगे वहां वहां इस इनिशिएटिव को फैलाते जाएंगे। तो 10 करोड़ पीपल जो है इन्होंने पकड़ने हैं, ठीक है जी। नाउ ब्रह्म कुमारीज क्या हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने जनरली सुना ही होगा। ये एक स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और फिलैंथ्रोपिक होता है बेटा, जो आम इंसान का भला करे। देखो, फिल का मतलब होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, जो आम इंसान से प्रेम करे और इंसान के लिए ही कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचे। तो ऐसी एक मूवमेंट जो है वो शुरू हुई थी हैदराबाद सिंध के अंदर, ठीक है। तो हैदराबाद ठीक है अपने इंडिया में भी है, लेकिन बेटा पाकिस्तान में भी है। तो मैप को देखना, ज़रूर देखना इसका मैप आप, ठीक है। तो हैदराबाद सिंध में 1930 के समय में, उस पुराने समय के अंदर जो है ये ब्रह्म कुमारीज इनिशिएटिव शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये फाउंड किन्होंने किया था, उनका नाम हमेशा याद रखना आप लोग, लेखराज कृपलानी ने इसको शुरू किया था। क्योंकि बेटा अगर कोई भी संस्था न्यूज़ में आती है और इतने पुराने समय से है, जब ब्रिटिश इंडिया हो, तो ऑब्वियसली ऐसा सवाल आपको पेपर में आ सकता है कि ब्रह्म कुमारीज के संस्थापक कौन थे, ठीक है जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विमेन का रोल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते ही होंगे ना, ब्रह्म कुमारीज जो है, कुमारी शब्द जो है वो होता ही लेडी के लिए इस्तेमाल है, कुमार मेल के लिए और कुमारी जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेडीज़ का इसमें सबसे प्रोमिनेंट रोल है कि किस तरीके से अपने समाज का सुधार करना है, ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री वाज हेल्ड इन विच सिटी। अभी देखो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, फर्स्ट वाली चीज तो कभी भूलनी नहीं है, और पूरे विश्व में हो तो वो तो वैसे ही नहीं भूलनी है ना। तो वर्ल्ड की पहली अंतरराष्ट्रीय समिट हुआ है, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एक मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के अंदर क्या बताया है कि रिस्पॉन्सिबल यूज करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलिट्री में। तो बेटा इस सब को मिला के ना इसको शॉर्ट में रियम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, रियम, ठीक है। तो रियम इसको कहा जाता है। ये किस सिटी के अंदर हुई है, द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड की है तो बेटा याद रखना है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, अकेडमिया, स्टार्टअप, सिविल सोसाइटी, ये सब एक साथ इकट्ठी हुई और इन्होंने क्या करना है, अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है। किस चीज को लेके, कि भाई जो भी हमारे इश्यूज हैं, किसी भी चीज के अंदर कोई भी इशू आ रहा है, चाहे कंप्यूटर सिस्टम है आपका, चाहे खेती बाड़ी है, या फिर किसी भी तरीके से बैंक सिस्टम है, कहीं पे भी कोई भी इशू आ रहा है तो वो इशू को डिस्कस किया जाए और उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला जाए। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोल्यूशन है बेटा, इसको आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। कि जी मिलिट्री के अंदर हम देखो हर एक लेवल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट है ना वो हमारी मिलिट्री है। तो मिलिट्री के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें देनी है। तो अच्छा इस्तेमाल करें, डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें। तबाही नहीं फैलानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अच्छा काम करना है, देशों को एक साथ जोड़ना है, एक साथ एक दूसरे को भिड़वाना नहीं है, ठीक है जी। तो याद रखना। सो क्या है बेटा रियम, जैसा कि हम लोगों ने फुल फॉर्म देखा था, द कॉन्फ्रेंस वाज को होस्टेड बाय साउथ कोरिया। तो ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है। साउथ कोरिया और नीदरलैंड्स इन दोनों ने मिलकर किया है, तो को होस्ट का नाम भी याद रखना है आपने, और कहाँ पे ये मीटिंग हुई है, हेग में हुई है, वो भी याद रखना है, ठीक है जी। इंडिया खैर इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता, तो कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया लेवल जीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन बेटा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो आता है पेपर के अंदर, ठीक है, तो वहां से तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और वर्ल्ड की सबसे पहले हुई है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी।
तो वही है जी, जैसा हमने डिस्कस किया कि हम लोगों ने अवेयरनेस फैलानी है और मिलिट्री में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में सारे पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो बस मेन चीज़ क्या है कि मिलिट्री के अंदर हमने क्या करना है, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है। तो पेपर में ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना कि रियम 2023 किस चीज़ के लिए है, तो बेटा सिंपल सा है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मिलिट्री, ठीक है जी। और कहाँ पे हुई इसका समिट, इसका कॉन्फ्रेंस हेग नीदरलैंड्स में हुआ और को होस्ट कौन रहेंगे, हमारे साउथ कोरिया, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, तेजा चिल्ली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी नेशंस एंड डिस्पाइट ह्यूज इंटरनेशनल डिमांड फार्मर्स आर अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट इज एंडेमिक टू विच स्टेट, ठीक है। अब सवाल क्या है कि एक चिल्ली है जिसका नाम है तेजा चिली, ठीक है, तेजा चिली यानी कि मिर्ची है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पतली पतली सी हल्की हल्की सी मिर्चें होती हैं। ये हमारे इंडिया में प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो तीखी मिर्चें पाई जाती हैं ना, वो तेजा चिल्ली होती हैं, सबसे हॉटेस्ट है, सबसे तीखी है, ठीक है जी। तो आज के बाद वो नहीं बोलना देगी मिर्च का तड़का और अंग अंग भड़का, आज के बाद ये बोलना तेजा मिर्च का तड़का और अंग अंग भड़का, ठीक है। सभी कंट्रीज में इसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश वगैरह में बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि ज़रा सी इस्तेमाल होती है और इनफ होती है फूड के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और ये उगती कहाँ पे, सवाल हमें ये पूछा गया है तेलंगाना में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है जी, इन्वेस्टमेंट लॉसेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ फार्मर्स को इस वजह से। फॉरेन कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट हम कर पा रहे थे वो एक्सपोर्ट हमारा कुछ समय के लिए बंद हो गया है, ठीक है। तो तेजा चिली के प्रोडक्शन को दोबारा करने के लिए अभी जो है इनको लोन्स वगैरह दिए जाएंगे फार्मर्स को, ताकि इसका एक्सपोर्ट बंद ना हो, क्योंकि इंडिया में ही नहीं और भी कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है जी। तो तेजा चिली को याद रखना है, कहाँ पर उगाई जाती है, तेलंगाना में, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, इसको S17 भी कहा जाता है। तो जैसा कि हमें पता है ना बेटा, हर एक क्रॉप का हम लोग एक साइंटिफिक नंबर दे देते हैं, एक नेम दे देते हैं, तो इसको S17 भी कहा जाता है। सबसे हॉटेस्ट वैरायटीज़ में आती हैं जो लाल मिर्चों की ऑब्टेन होती हैं हमारे देश में, ठीक है जी। काफ़ी पंजेंट चिल्ली होती है, मतलब तिखास ज़्यादा होती है और इसकी स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, यहाँ से ना एक साइंस का सवाल याद आता है कि जो मिर्च होती है उसकी जो महक होती है वो इतनी ज़्यादा लुभावनी क्यों होती है, ठीक है। ऐसा उसमें क्या पिगमेंट डाला होता है भगवान की तरफ से, क्या होता है उसके अंदर जिसकी वजह से उसकी स्मेल कई लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, खासकर जो मिर्ची लवर्स होते हैं, ठीक है जी। तो जो पंजेंट स्मेल होती है ना चिल्ली की, वो एक पिगमेंट की वजह से होती है जिसको कहा जाता है कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, ठीक है जी। तो कैप्सेसिन इज द पिगमेंट जिसकी वजह से आप मिर्च के अंदर जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल को, इतनी पंजेंट स्मेल को जो है वो अनुभव करते हैं, ठीक है जी। तो ये साइंस का क्वेश्चन है भाई, पहले भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना है, अच्छा सवाल है कि मिर्ची के अंदर जो है वो किसकी वजह से, किस पिगमेंट की वजह से जो है वो ये सब महक वहक आती है, ठीक है जी। कुछ लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव सी लगती है, ठीक है। तो भाई और देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत अच्छा हॉट फ्लेवर होता है, फियर्स मतलब खतरनाक तरीके से तीखी मिर्च होती है, ठीक है जी। तो सदर्न इंडिया जो है वो मेन रीजन है तेजा रेड चिली के प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे सबसे, और ये एक्सपोर्ट चाइना, बांग्लादेश और बहुत सी एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है जी। और तमिलनाडु का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई, खम्मम डिस्ट्रिक्ट। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, खम्मम डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेजा वैरायटी का, ठीक है जी। और लीडिंग एक्सपोर्टर भी है इस मिर्ची का। ये सिर्फ मिर्ची कलिनरी पर्पसेस में नहीं यूज़ होती, यानी कि सिर्फ घर में खाना बनाते समय तड़का लगाने में नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि जो पेपर स्प्रे बनते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, एज अ वेपन हम इस्तेमाल करते हैं पेपर स्प्रे का, उसके अंदर भी जो है ये तेजा चिली इस्तेमाल होती है। तो मतलब बेटा डिमांड है इसकी, प्रोडक्शन इसकी कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट लॉसेज हुए हैं फार्मर्स को, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो जैसे ही रिकवर हो जाएगा वापस से तेजा चिली जो है सबके अंग अंग भड़काने लगेगी, ठीक है जी। तो इसलिए याद रखना है इस क्वेश्चन को हमें, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड अस्त्र मिसाइल सिस्टम ऑफ द ओडिशा कोस्ट, विच टाइप ऑफ मिसाइल इज अस्त्र, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, देखो इंडियन एयरफोर्स ने अस्त्र मिसाइल सिस्टम जो है इसको
टेस्ट किया है। एक्चुअली बात पता है क्या है, ये टेस्टिंग पहली बार नहीं हुई है, 2003 से इसकी टेस्टिंग चलती आ रही है, ठीक है जी। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने आज बनाई है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस सिस्टम हमने लगा दिया है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है जी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी सारे अस्त्र मिसाइल्स जो है बनाने के लिए ऑर्डर कर चुकी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। कहीं पे भी शब्द आ जाए ना इंडिजीनियसली डेवलप्ड, तो मतलब होता है कि उसी कंट्री के अंदर बना है, ठीक है। तो मतलब इंडिया हमारी कंट्री है और इंडिया कंट्री के अंदर ही इसको हमने प्रोड्यूस किया है, तो किसी की हेल्प नहीं ली है, हमने इसको खुद प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। ओडिशा कोस्ट से हमने इसको चढ़ो उड़ान दी है, उड़ान भरी है, ठीक है जी। और ये किस टाइप की मिसाइल है ये पूछते हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल है। देखो ये सारी मिसाइल्स का ना अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होता है कि आपने सरफेस से ही फायर की है और सरफेस पे ही अपने टारगेट को हिट करेगी, ठीक है। एयर टू एयर का मतलब क्या होता है कि जो एयर है आपने वहां से टारगेट किया है और एयर में ही ये जो है अपने टारगेट को हिट करने वाली है। मतलब आपने इसको शुरू भी एयर से किया है और खत्म भी ये एयर पे होती है, ठीक है जी। सरफेस टू एयर का क्या मतलब होता है कि आप इसको सरफेस से टारगेट कर रहे हो, लेकिन ये टारगेट अपना जा रही है लेकर कहां पे, एयर में। तो एयर के अंदर अगर कोई हमारे पास दुश्मन है तो उसको खत्म करेगी, ठीक है जी। एयर टू सरफेस का मतलब क्या होता है कि इसको एयर से छोड़ा गया और सरफेस पे जो है अपने टारगेट को कंप्लीट करेगी। तो इस तरीके की मिसाइल सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये एयर टू एयर है, तो सीधी सी बात है भाई कि कोई ना कोई हेलीकॉप्टर के द्वारा ही हम फेंकेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भी जी ऐसे ही हवा में उड़ा दी हमने, मिसाइल है कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है। तो एयर टू एयर अगर हमने किसी मिसाइल को करना है लॉन्च, तो उसके लिए हमें किसी हेलीकॉप्टर, किसी चॉपर की जरूरत जरूर पड़ेगी। और यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं सुकोई 30 का, सुकोई 30 चॉपर, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस अस्त्र को फेंकने के लिए, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करें तो इसका फुल फॉर्म पूरा नाम देख लीजिए, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। मतलब पता है क्या है, जहां तक हम देख सकते हैं ना उससे भी ज्यादा बड़ी रेंज है इसकी। मतलब जहां तक एक इंसान की क्षमता है ना किसी चीज को देखने की, उससे भी ऊपर जाके इसकी क्षमता है अपनी रेंज को लेकर आने की, ठीक है। तो करीब करीब 100 किलोमीटर की इसकी रेंज है, उससे भी ज्यादा ही है। हम 100 किलोमीटर तक तो नहीं देख सकते ना, तो इसीलिए इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा गया है, ठीक है जी। और ये जो है सुकोई 30 MKI फाइटर से लॉन्च की गई है और इंडियन एयरफोर्स ने इसको टेस्ट फायर किया है। अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसको डेवलप किया है, ठीक है जी। और इसको पहली दफा 2003 के अंदर भी हम टेस्ट कर चुके हैं और तब से टेस्टिंग चलती ही जा रही है, ठीक है। अब हम फाइनली जो है ना मतलब प्रॉपरली हम लोग सेटिस्फाई हो गए हैं कि हाँ अब अस्त्र मिसाइल अपना काम करने के लिए प्रॉपरली रेडी है, इसमें सब कुछ नया सिस्टम हमने फिट किया हुआ है। तो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है ऑर्डर कर दिया है 248 अस्त्र MK1 मिसाइल्स का, 200 इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा और 48 जो हैं इंडियन नेवी को दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है बेटा अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क जिसका नाम रखा है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, ये कहां पे लॉन्च किया भाई, कहां पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, नागपुर के अंदर, ठीक है जी, नागपुर में। अभी दिव्यांग क्या होता है, जैसे मैंने बेटा पिछली क्लास में भी आपको बताया था एक बार और, हमारे पास ये दिव्यांग शब्द आया था। दिव्यांग का मतलब क्या होता है बेटा, जो अपाहिज लोग होते हैं ना, तो उनको हम अपाहिज कहें तो उनका मोरल डाउन होता है। उनका मोरल हमें डाउन नहीं करना है बेटा, ऊपर करना है। तो उनको हमने क्या बोला कि तुम अपाहिज नहीं हो, तुम्हें तो दिव्य अंग प्राप्त है, ठीक है। यानी कि ऐसे अंग जो भगवानों के पास होते हैं वैसे दिव्यांग जो है वो देवताओं ने तुमको कुछ अंग दिए हैं, तो उनको दिव्यांग कहा जाने लग गया, ठीक है जी। तो उनके लिए एक पार्क हमने बनाया है जहां पे डिसेबिलिटी की काफी सारी चीजों के अंदर वो जो पर्सन्स हैं
वो काफ़ी सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, और अपना मतलब सब कुछ अपने जैसा समझ सकते हैं कि ठीक है हमारी लाइफ भी एक नॉर्मल लाइफ है, ठीक है। उसका नाम रखा है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, ठीक है। तो नागपुर में हमने इसको किया है। तो देखिए बेटा यहाँ पे 21 टाइप की डिसेबिलिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए हर तरीके की फैसिलिटी होगी, जैसे कि टच और स्मेल गार्डन होंगे कि आप टच करके फील करो कि ये क्या चीज़ है, जो बेचारे अंधे हैं, ठीक है, और स्मेल करके आप चीज़ों को जज कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, ये कौन सा पौधा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिखाई भी जाएंगी ताकि बच्चे को और बड़ों को भी चीज़ें अच्छे से समझ आने लगे, ठीक है। और हाइड्रोथेरेपी यूनिट है, वाटर थेरेपी यूनिट है, इंडिपेंडेंट रूम है मेंटली चैलेंज चिल्ड्रंस के लिए और मदर्स के लिए, ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम जो है शुरू किया है। तो बेटा वर्ल्ड का नंबर 1 है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। तो अपने नागपुर में है। इंडिया किसी कंट्री से कम नहीं है। अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट चीज़ों में बात करें तो इंडिया बहुत आगे निकल रहा है, ठीक है जी। चलते अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, जादुई पिटारा, अ प्ले बेस्ड लर्निंग टेक्निक मटीरियल टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ हाउ मच। ये है बेटा 3 से 8 साल, ठीक है जी। तो आंसर 3 से 8 साल है। अब समझते हैं क्या है। तो भाई हुआ क्या है, एक ना प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल बनाया है, ठीक है जी। उसका नाम रखा है जादुई पिटारा। मतलब समझ रहे हो कि कुछ बुक्स होंगी जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर कहानियां होंगी, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेज होंगे। बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को सीखेगा ना तो खुद उसके अंदर उतर जाएगा कि खुद मैं वो प्ले एक्ट करके देखूंगा और उस प्ले को एक्ट करने से मुझे कितनी नॉलेज मिलती है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ जो है ये बच्चों के लिए बनाया गया है जादुई पिटारा। तो किताबें विताबें इसके अंदर हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है 3 से 8 साल के बच्चों को सिखाने के लिए। और इसमें थीम्स भी बहुत होंगे बेटा, जैसे कि हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, किस तरीके से हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, साइंस के बारे में बताया जाएगा ताकि बच्चों को ना बचपन से ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो बहुत 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 अच्छा इनिशिएटिव है जादुई पिटारा, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें। इसको डेवलप किया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही हमने किया हुआ है, ठीक है। 13 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अभी ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि प्ले बुक्स होंगी, टॉयज होंगे, पजल्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड होंगे, कुछ स्टोरी बुक्स होंगी और वर्कशीट्स होंगी बच्चों के होमवर्क करने के लिए, ठीक है। तो हमारे लोकल कल्चर, सोशल कंटेक्स्ट, इन सबको बच्चों को इन सब चीज़ों के साथ जोड़ेगी, ठीक है। कितना अच्छा लगेगा ना जब 3-4 साल का बच्चा जो है हमारे पुराने कल्चर को यूज़ करता हुआ दिखाई देगा, नजर आएगा, है ना। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी जादुई पिटारा, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट कैरिड आउट कुहरिथा हरम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये मतलब प्रोग्राम किया है। एक्चुअली ये कुहरिथा हरम पता क्या है, हरिथा मीन्स हरियाली होता है, ठीक है जी। और तेलंगाना की भाषा में ही ये सब कुछ, तेलुगु भाषा में ही ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्होंने ना बेटा ट्री प्लांटेशन किए हैं, दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए। तेलंगाना ने रीप्लांट किए हैं 9.65 लाख एकड़ की जो जमीन है, इतना ज़्यादा उन्होंने ट्री प्लांटेशन किया है। हरियाली ही हरियाली क्रिएट कर दिया। 13 लाख एकड़ का फॉरेस्ट जो है उन्होंने रेजुवनेट किया है, मतलब जो बेचारा डिक्लाइन हो गया था ना उसको दोबारा से इन्होंने एक नया जीवन दिया है, रिवाइव किया है, एक नया जीवन डाला है। अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए हैं। 109 अर्बन फॉरेस्ट जो है वो प्रॉपरली डेवलप हुए हैं, ठीक है जी। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हैदराबाद सिटी को ना वैसे ही बहुत सारे हरियाली के लिए अवार्ड्स मिले हुए हैं, जैसे कि हैदराबाद सिटी को अबोर डे फाउंडेशन के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से बनेगा बेटा, ठीक है जी। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी भी कहा गया है और ये अवार्ड इनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ने दिया है। हैदराबाद सिटी जो है वो कंट्री का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट जो है उसको इंक्लूड करता है, ठीक है जी। तो फॉरेस्ट है उसको भी इंक्लूड करता है और विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है जी।
तो सॉरी कंट्री का सबसे बड़ा। सो ध्यान में रखना है बेटा, हैदराबाद को ऑलरेडी अच्छे अच्छे डेजिग्नेशंस जो हैं मिले हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी कुहरिता प्रोग्राम किया, यानी कि इन्होंने ट्री प्लांटेशन किया और बहुत सारा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में लेकर आए। जो फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनको जो है वापस ही अपनी दुनिया में लेकर आए, ठीक है जी। तो अच्छा सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आखिरी सवाल है कि व्हेन इज द वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड। तो बेटा 20 फरवरी को हम सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका टारगेट सिर्फ इतना सा ही है कि लोगों में हमने जागरूकता फैलानी है कि जो सोशल हमारी जो सोसाइटी है ना, उसके अंदर हमको ना एक अच्छे तरीके से जस्टिस तरीके से रहना चाहिए। जैसे कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसके अंदर हम जस्टिस के तरीके से रहें, ठीक है जी। तो देखिए, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है जी। तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट है उसने इसको सेलिब्रेट किया है। कौन सा डिपार्टमेंट है? एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो जो जिन बेचारों को डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एम्पावर करने का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने इसको सेलिब्रेट किया है। और सोशल जस्टिस क्या होता है? इज द व्यू दैट एवरीवन डिजर्व्स इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सबको मिलना चाहिए, एक साथ बराबर होना चाहिए। चाहे सोसाइटी है, चाहे लीगल राइट्स हैं, चाहे आपका पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, किसी भी तरीके से हर एक मौके को, हर एक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का भाई अधिकार होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से सोशल जस्टिस का डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स के सारे ही सवाल बहुत बहुत अच्छे सवाल थे। तो कल फिर मिलते हैं आपके साथ अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज।